बच्चों, आनंद कॉम्पिटेटिव क्लासेस के जीके सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग मेनली बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जितने भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के रिलेटेड जो सवाल आते हैं जीके जीएस के, तो उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। खास करके इस सेशन में जो हम लोग प्रश्नों को देखेंगे वो अभी वर्तमान में होने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार पुलिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एसएससी में भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए एसएससी वाले बच्चे ये ना समझे कि इसमें लिखा हुआ है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को लाते हैं जिसमें बहुत डिटेल से एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ एक एक प्रश्नों को बताया जाता है सालों मिस के द्वारा। तो मिस आप यहाँ आए और एक नए सेशन की शुरुआत करें। और बच्चे आप लोग केवल इतना ही ध्यान में रखो कि बस इतना डेली पढ़ लो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा जीके जीएस में। आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे किसी भी दूसरे छात्र से। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 20। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखना क्या बोल रहा है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। अनुमानतः ही देगा, क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि कहीं कहीं आपको ऑप्शन साथ में आंसर भी वैरी करता हुआ मिलेगा, मतलब 2-4 आगे पीछे मिल सकता है। यहाँ पे क्या है, ध्वनि का वेग। ध्वनि क्या हुआ, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि ध्वनि अपने वेग में चल रहा है। ध्वनि क्या, तो एक चीज, बहुत चीज इसके बारे में क्वेश्चन आता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे ध्वनि, ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। किस टाइप का तरंग है? तो ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। और क्या इसके बारे में देख सकते हैं, तो देखना, ध्वनि आपका यांत्रिक तरंग है। ध्वनि आपका यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग क्या होता है, तो देखो, वैसा तरंग, वैसा रे जिसको चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है। माध्यम बोले तो मतलब समझ लो रास्ता, नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग को माध्यम का जरूरत पड़ता है। हाँ, या तो रोड पे चलेंगे या फिर ट्रेन पे चल सकते हैं या फिर एरोप्लेन, तो वो भी आपको क्या हुआ, वायु माध्यम हो गया। अगर शिप पे चल रहे हैं तो पानी माध्यम हो गया, रोड पे चल रहे हैं तो सड़क माध्यम हो गया। ठीक है, मतलब गाड़ी से चल रहे हैं तो सड़क माध्यम हो गया। वैसे ही आपका ना जो ध्वनि होता है ये किस माध्यम से चलता है, तो ये चलता है आपका ठोस में। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ध्वनि जो है आपका ठोस में ही गमन कर सकता है, ठोस में ही चल सकता है। जैसे हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या है ना कि आसपास में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है ना कि मेरा आवाज जाके टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो सबको सुनाई पड़ रहा है। वहीं आप देखना कि कोई खाली कमरा होगा तो वहां पे आपका आवाज क्या होगा, इको होगा, बोले तो गूंजेगा। ठीक है, प्रतिध्वनि आता है, क्यों? क्योंकि ठोस में जो आपका वायु, जो आपका ध्वनि होता है वो आपका ठोस में संचरण करता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो देखना, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है, तो ये होता है आपका 330 मीटर प्रति सेकंड। कहीं कहीं पे आपको 344 मीटर प्रति सेकंड भी देखने को मिल सकता है। और आगे आइएगा तो देखना, एक क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि किसमें नहीं चल सकता है, किसमें नहीं गमन कर सकता है, तो वहां पे हो जाएगा निर्वात। इस सब चीज को आप एकदम से ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकता है। निर्वात मतलब क्या हुआ, वैक्यूम। व्हाट इज निर्वात? निर्वात एक ऐसा जगह जहाँ पे बिल्कुल भी वायु नहीं हो, थोड़ा सा भी नहीं, 1% भी नहीं। जैसे अगर यहाँ पे हमारा आवाज आपको सुनाई पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है, वायु है। लेकिन अगर यहाँ पर से वायु एकदम 0% हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ेगा, आपको किसी का भी बात नहीं सुनाई पड़ेगा अगर वायु वहां पर नहीं होता है। ठीक है, तो ध्वनि जो है आपका निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि कहाँ चल सकता है, ध्वनि ठोस में चल सकता है। ठीक है, ठोस में मतलब वहां पे कुछ भी पदार्थ रखा हो। और क्या, तो ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि आपका यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि जल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है आपका वायु। वही क्वेश्चन कभी कभी क्या आ जाता है, तो देखना यहाँ पे आता है कि जल में। ठीक है, जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे पूछ देगा कभी आपका जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो देखिएगा जल में आपका 1480 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, ये होता है आपका ध्वनि का वेग। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग कहाँ होता है, ये होता है स्टील में। कहाँ, तो ये होता है आपका स्टील में। स्टील में कितना होता है, 5920 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप याद रखना इतना। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेना कि प्रकाश। ठीक है, ये जो प्रकाश है आपका, ये कैसा तरंग है, ये है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, चलो आते हैं आगे। ध्वनि आपका क्या हो गया, अनुदैर्ध्य तरंग। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा।
पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड अलग है, प्रित्जर अवार्ड अलग है। प्रित्जर अवार्ड जो होता है वास्तुकला के लिए दिया जाता है, आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, बट पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका पत्रकारिता के लिए। 2022 का पुलित्जर अवार्ड किसको मिला? सबसे पहले तो आना कि ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ, 1917 में, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और क्या देख सकते हैं, तो देखना 2022 का ये अवार्ड किसको मिला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश की एक महिला जिनका नाम क्या था, फहमीदा अजीम। किनको, तो फहमीदा अजीम को क्या मिला था, तो पुलित्जर अवार्ड, ठीक है। बुक का नाम क्या था इनका, पत्रिका का नाम, तो पत्रिका का नाम था इनसाइडर। किस देश की है, तो यह है बांग्लादेश की। किस देश की, बांग्लादेश की। चलो ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर, जब हम लोग मैप देखते हैं तो हम लोग जानते हैं ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ और ये क्या हुआ आपका, ये हुआ पश्चिम। अब यहाँ पे आना बात कर रहा है पूर्व का मैनचेस्टर, तो किसी पूर्वी देश, पूर्वी शहर, पूर्वी स्टेट का ही बात कर रहा होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कोई शहर का नाम दिया हुआ है और वो भी किसी देश का, तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। अब देखना मैनचेस्टर क्या भाई, तो देखना मैनचेस्टर नामक एक शहर है, मैनचेस्टर नामक एक शहर है, और कहाँ का ये शहर है, ये शहर है ब्रिटेन का। किस चीज के लिए फेमस है, फेमस है कपड़ा उद्योग के लिए। तो देखो क्या हुआ है कि ब्रिटेन का एक शहर जो जिसका नाम क्या है, मैनचेस्टर, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो जिस भी शहर में कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है उसको वहां का मैनचेस्टर कह दिया जाता है, मतलब संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, मैनचेस्टर को एक संज्ञा बना दिया गया और उस देश का संज्ञा दे दिया जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका, और ये कहाँ का है, तो ये है आपका जापान का, ठीक है, जापान का एक शहर है। भारत में आना तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें भारत का, अगर बात करें तो देखिएगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको, अहमदाबाद को, जो कि गुजरात का एक शहर है। वहीं बात करें उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कानपुर को, जो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बाबा योगी आदित्यनाथ के शहर में। और देखिएगा दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कोयम्बटूर। किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हुआ, याद रखिएगा तीनों को। और मैनचेस्टर नामक शहर कहाँ है, ये ब्रिटेन में। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका, जो कि जापान का एक शहर है। वहीं बात करें पूर्व का ब्रिटेन, पूर्व का ब्रिटेन मतलब इधर साइड बसा हुआ, कौन सा ब्रिटेन का संज्ञा दिया जाता है, ये दिया जाता है जापान को ही। बात करें जापान के बारे में तो देखना ये टोक्यो नाम से आप लोग रिलेटेबल हो गए। कैसे, तो इस बार टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक दोनों कहाँ हुआ था, ये हुआ था जापान में। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक कहाँ हुआ था, ये हुआ था जापान में। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक था कितना, 48वां, और टोक्यो पैरालंपिक में भारत का स्थान कितना था, ये था आपका 24वां। और हम लोग क्या देख सकते हैं, तो देखिएगा अभी जापान के पीएम कौन है, फूमियो किशिदा, ठीक है, जापान के पीएम है अभी फूमियो किशिदा। यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा अभी जापान के पीएम कौन है, तो अभी जापान के पीएम है फूमियो किशिदा। इनके पहले कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान अभी है फूमियो किशिदा, ठीक है। और इनके पहले कौन थे, इनके पहले थे शिंजो अबे। कौन थे, शिंजो अबे। इन्हें भारत का प्रतिष्ठित अवार्ड कौन सा, तो पद्म विभूषण मिला था, और साथ में सुभाष चंद्र बोस अवार्ड भी मिला था, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, ठीक है, ये भी इनको मिला था। ये जो शिंजो अबे रहे थे जापान के सबसे लंबे कार्यकाल के पीएम रहे थे, जापान में सबसे ज्यादा समय तक पीएम रहे थे, और इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी गोली मार करके, ठीक है। चलो, और जापान के बारे में एक चीज और देखिएगा, जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था, निप्पन के नाम से। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा क्या है, तो देखना हम लोग यहाँ पे 3 रेखा के बारे में देखेंगे। कितनी रेखा के बारे में, 3। एक हो जाएगा आपका मकर रेखा, ठीक है, फिर बीच में आएगा आपका उल्टा चला गया। चलिए यहाँ से देखो,
थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। पहले आइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद फिर आइएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा रेखा, ये हो जाएगा आपका मकर रेखा। देखो हम लोग यहाँ से बहुत सारे एडिशनल फैक्ट देखेंगे तो क्या, जैसे देखिएगा ये तीनों रेखा एकमात्र कॉन्टिनेंट जिससे ये तीनों रेखा गुजरता है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका। चलो अब यहाँ पे आइएगा, कर्क रेखा किसे कहा जाता है, तो कर्क रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। वहीं पे देखिएगा तो 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। और मकर रेखा तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है मकर रेखा। हमारा क्वेश्चन था कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये इसको 2 बार काटती है, 2 बार क्या करती है, काटती है। वही आना भूमध्य रेखा पे देखिएगा, इसको कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी कितनी बार काटती है, तो 2 बार, ठीक है। वहीं आना कर्क रेखा पर तो इसको माही नदी कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। और ये आपका यहाँ से हर एक लाइन से क्वेश्चन राइज हो रहा है, इसको काइंडली याद रखिएगा, कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। देखो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है लिम्पोपो नदी के बारे में, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये हो जाएगा आपका कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। बात करें कर्क रेखा, जैसे देखिएगा यहाँ पे बात करें कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, तो जी हाँ कर्क रेखा जो है आपका भारत से गुजरती है। कर्क रेखा देखिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य, शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले तो हो जाएगा गुजरात, फिर हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा आपका झारखंड, फिर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर हो जाएगा त्रिपुरा, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद होगा आपका मिजोरम। ये आपका 8 राज्य हो गया, 2 4 6 2 8 राज्य जो है आपका कर्क रेखा से गुजरता है। और ये आपका क्रम वाइज है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में, कभी कभी क्रम भी बैठाने भूल देता है। ओके चलो आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट इंसान, आधुनिक भारत के, इन्होंने सती प्रथा को बैन करवाने का कोशिश किया, विधवा पुनर्विवाह को भी करवाने का कोशिश किया गया। ये सती प्रथा काफी, मतलब कहा जाता है कि सती प्रथा को बैन करने में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा था। 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में देखिएगा यहाँ पे 1829 ईस्वी में सती प्रथा को फाइनली कानून बना करके क्या किया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आना, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो ये था आपका आत्मीय सभा, ठीक है। कब स्थापना किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था 1815 ईस्वी में। वहीं देखिएगा ब्रह्म सभा, ठीक है, ब्रह्म सभा का स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था, जिसे ब्रह्म समाज भी कहा जाता था। कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज एक ही चीज है। ब्रह्म सभा के रूप में ही स्थापना हुआ था, बट इसको आगे जाके क्या कहा जाने लगा, ब्रह्म समाज, ठीक है। आगे देखना यहाँ पे तत्व बोधिनी सभा, ये आपका ब्रह्म समाज से ही अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 1839 ईस्वी में। बात करें राजा राम मोहन राय के बारे में, तो इनका नाम राम मोहन राय था। राजा कौन लगाया इनके नाम के आगे, तो ये लगाया था अकबर II, ठीक है। अकबर II जो कि उत्तर मुगल काल का शासक था। अंग्रेज क्या किया था, इनका पेंशन बंद कर दिया था, तो इनको जाना पड़ा था इंग्लैंड, ठीक है, इनके पेंशन के बारे में बात करने के लिए। तो इसीलिए अकबर क्या किया था, इनको फुलाने के लिए कह सकते हो, क्या किया था, इनको राजा का उपाधि दे दिया गया था। और जब ये नदी के उस पार गए थे, उसके बाद क्या हुआ था, इनको एक बीमारी हो गया था, उस बीमारी का नाम क्या था, मेनिनजाइटिस, ठीक है। और मेनिनजाइटिस बीमारी से क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में, ठीक है, आप इतना याद रखना। बात करें तो संवाद कौमुदी, क्या, तो संवाद कौमुदी, ठीक है, और मिरातुल अखबार,
ठीक है। ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये निकाला गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा को बैन करने में, मतलब ये जो कह सकते हो ना कि कुप्रथा को खत्म करने में इन्होंने काफी अपना योगदान दिया था। आगे आना, देखने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखना, ऋग्वेद, हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद का रचना नहीं हुआ है, संकलन किया है। हमारे पास कितने वेद है? तो 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्रम के अकॉर्डिंग देखें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें से वेद त्रयी में किसको काउंट किया जाता है? तो अथर्ववेद को काउंट नहीं किया जाता है। किसको काउंट होता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। ठीक है, आप इतना याद रखना। बात करें तो ऋग्वेद के बारे में, तो देखना किस चीज का चर्चा यहाँ पे बोल रहा है? मातेतमा, नदीतमा और आपका एक और है देवीतमा। नाम से ही लग रहा है ना कि काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। किस नदी को ये रिस्पेक्ट दिया जाता था? ये कहा जाता था सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को। जैसे आज के टाइम में आप देखो ना कि पवित्र नदी में किसको काउंट किया जाता है? गंगा नदी को। मतलब सिर्फ हम लोग गंगा बोल नहीं पाते हैं, गंगा जी बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल में काफी ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती थी और उसको संज्ञा दिया गया था। किस चीज का? मातेतमा का, नदीतमा का और आपका देवीतमा का। ये हो गया पवित्र नदी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि जो पवित्र जिसको हम मान रहे हैं, जिसका हम पूजा कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उपयोगी हो हमारे डेली लाइफ में। ये तो हुआ पवित्र नदी किसका? तो ऋग्वैदिक काल का। अगर बात करें कि उस समय की सर्वाधिक उपयोगी नदी कौन थी, उस समय की सर्वाधिक उपयोगी नदी, तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी? तो ये हो जाएगा अभी सिंधु नदी। और अभी के टाइम में देखो तो आपका गंगा नदी उपयोगी भी है और पवित्र भी है। एक चीज और देखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार हुआ? तो देखना, गंगा का वर्णन हुआ है ओनली 1 टाइम। कितने बार? 1 बार। वही बात करें यमुना नदी का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो ये हुआ है आपका 3 बार। और फैक्चुअल डेटा के रूप में सीधा इसका आपका नंबर ही पूछ लेता है। और देखना, जैसे अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पूजा करने वाले देवता कौन थे? ये थे इंद्रदेव। ठीक है, ये थे इंद्रदेव। अब ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि जब आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ऋग्वेद इंद्रदेव का सबसे ज्यादा चर्चा हुआ है ऋग्वेद में। कितनी बार हुआ है? ये हुआ है आपका 250 बार। और इसी से पता चलता है कि इंद्रदेव का ज्यादा पूजा होता था। जैसे अगर आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, अगर आपका कोई फोन चेक किया, आप किसी को लगातार कॉल कर रहे हो, इट मीन्स कि उसका जो वैल्यू है आपके लाइफ में ज्यादा है। वही चीज यहाँ पे भी था कि इंद्र का चर्चा बहुत बार आया। लोग अंदाजा लगाया कि मे बी उस टाइम में इंद्र का पूजा ज्यादा किया जाता था। वही इनके बारे में भी आ जाता है फैक्चुअल डेटा। अग्निदेव का चर्चा कितनी बार हुआ है? ये हुआ है आपका 200 बार। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ऋग्वेद का क्या हुआ था, रचना हुआ था। ऋग्वेद के बारे में देखें तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता था? होत्री। ठीक है, और देखना तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। वहीं पे देखिएगा, और वहां पे आते हैं तो नौवा मंडल में क्या है? सोम देवता का वर्णन किया गया। बहुत बार सब बता चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो देखना, सरस्वती नदी ये थी पवित्र नदी और ये थी उपयोगी नदी। ठीक है, यूजफुल नदी। यमुना का चर्चा तो ये हुआ है 3 बार। वितस्ता किसको कहा जाता था? तो ये झेलम नदी का पुराना नाम था। वितस्ता ये झेलम नदी का पुराना नाम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। ठीक है, क्या नाम है? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जो पटना बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? आता है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ और कब? तो पटना में 1891 28 अक्टूबर को खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। बात हुआ है हमारे बिहार का, तो देख लेना थोड़ा यहाँ पे। बिहार का कैपिटल, तो बिहार का कैपिटल हो जाएगा पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी हो जाएगा पटना। बहुत बार हम लोग देखे हैं ना कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ हमारा बिहार, लेकिन उसमें उड़ीसा भी साथ में था। उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। उसके बाद बिहार का एक बार और विभाजन हुआ। कब? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार का एक और बहुत ही अच्छा एरिया, उपजाऊ एरिया कहाँ चला गया? वो चला गया झारखंड में। और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बिहार पिछड़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आना तो देखना, अब यहाँ पे बिहार के सीएम कौन है? अभी नीतीश कुमार।
बिहार के गवर्नर कौन है अभी? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगर बात करें पहले, तो बिहार के पहले सीएम थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के पहले गवर्नर तो जयराम दास दौलतराम, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में आया हुआ था कि स्वतंत्रता के पहले बिहार के गवर्नर कौन थे, और वो थे, उनका नाम थोड़ा हार्ड है, अंग्रेज थे, नाम क्या है उनका? जेम्स शिफ्टन, ठीक है, जेम्स शिफ्टन। और इस बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पीटी में। और आगे देखना तो देखिएगा और क्या देख सकते हैं, जैसे देखो पटना, इसका पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्रा, ठीक है, पटना का पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र। इसको अपनी राजधानी या फिर इस नगर को बसाया कौन था? देखो एक थोड़ा सा बता रहे हैं, एक एनडीए का एग्जाम हुआ था हाल ही में, इसमें क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। इसमें ऑप्शन में उदयन नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन क्या था? तो अजात शत्रु था, और भी 3 अलग अलग नाम दिए हुए थे। तो देखो यही होता है ना कि ऑब्जेक्टिव बस मत रटा करो। इतना एक्सप्लेन करने का रीजन क्या होता है कि आपको आसपास का, इसके आसपास का कुछ कुछ और नॉलेज मिले। अब देखो वहां पे क्या होता है ना कि मैक्सिमम सब लोग यही याद करता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, उसको राजधानी किसने बनाया, तो हम लोग याद करते हैं उदयन, जो कौन था? अजात शत्रु का पुत्र था। अब ऑप्शन में अगर उदयन नहीं दे रहा है, एनडीए का एग्जाम क्वेश्चन गलत इस में नहीं डालता, यूपीएससी लेता है इसका एग्जाम, तो हमको इस समय समझना चाहिए था कि उदयन नहीं दिया है, अजात शत्रु दिया है, बाकी 3 ऑप्शन बहुत दूर का है। तो हम कॉमन सेंस से अजात शत्रु आंसर लगा सकते थे, क्योंकि बनवाना में भी अजात शत्रु के टाइम ही शुरू हुआ होगा, फाइनली बन गया था उदयन के टाइम में, फाइनली राजधानी बनाया गया था उदयन के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है, लेकिन देखो अब ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, तो फिर इंपॉर्टेंट है, ऐसा याद रखना चाहिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना या फिर इसको पहली बार राजधानी कौन बनाया? वो बनाया था हर्यक वंश का शासक उदयन, ठीक है, हर्यक वंश का शासक उदयन। इसने अपने पिता को मार करके गद्दी हासिल किया था, ठीक है, किसको? तो अजात शत्रु को मारकर। और देख सकते हैं तो दिखना, एक नाम आप लोग सुने होंगे, मेगास्थनीज, कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो अपना एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था? इंडिका, ठीक है। इंडिका में इसने पाटलिपुत्र के बारे में भी चर्चा किया था, और पाटलिपुत्र को क्या बोला था? तो पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा था। क्या कहा था? पाटली ब्रोथा। और कौन सा लैंग्वेज है ये? तो ये है आपका यूनानी लैंग्वेज, ठीक है, यूनानी लैंग्वेज। और अगर यहाँ पे इंडिका हो गया, इंडिका लिखा कौन था? मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आता है। किसके टाइम पीरियड में आया था भारत? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था। और देखिएगा तो किसका राजदूत था? तो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। एक चीज और देखिएगा, भारत में सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोग आए थे, चाइनीज आए थे, ईरानी आए थे, यूनानी आए थे। वहीं देखिएगा एक फाहियान, इसका भी नाम सुने होंगे। किसके टाइम में ये आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने पटना को क्या कहा था? इन्होंने पटना को पाली नफू कहा था, चाइनीज लैंग्वेज में, ठीक है। किस लैंग्वेज में? तो चाइनीज लैंग्वेज में क्या कहा था? पाली नफू। और यहाँ पे देखना, आज के समय में पटना को और भी किस किस नाम से जाना गया है पटना को? तो देखना, पटना को कुसुमपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, अजीमाबाद, और आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा के नाम से भी किसको जाना गया है? पटना को। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1891, 28 अक्टूबर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है, व्हाट इज ग्रंथि? ग्रंथि मीन्स ग्लैंड, मतलब इसका इंग्लिश क्या हो गया? ग्लैंड। ग्लैंड आप समझ सकते हो कि कोई भी एक थैला, ठीक है, कोई भी थैला जिसमें कुछ भी भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ग्लैंड। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लैंड 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो ये होता है आपका 3 प्रकार का, ठीक है। अब देखिएगा कौन कौन, यहाँ पे देखिएगा, पहले होता है आपका इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है आपका मिक्स ग्लैंड, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? देखिएगा, मतलब इन लोग के तीनों के बीच क्या अंतर हो जाएगा? सबसे पहला ना इंडोक्राइन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी समझो पहले, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और देखिएगा एक्सोक्राइन में इसे कहेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। क्या? तो ये हो जाएगा आपका बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और ये तो क्या हो गया? तो ये तो मिक्स हो गया, मतलब ये भी होगा ये भी होगा। अब ये चीज हुआ, और देखना यहाँ पे क्या, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या रिलीज होता है, क्या सिक्रेट होता है? तो ये हो जाएगा आपका हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। और यहाँ पे देखना, इससे क्या होता है? तो इससे निकलता है आपका एंजाइम, ठीक है। और इससे क्या निकलता है? तो इससे निकलता है हार्मोन प्लस एंजाइम,
ठीक है, हार्मोन प्लस एंजाइम, ये चीज हुआ। आगे आना, अब देखो हार्मोन क्या होता है ना, तो हमारा नेचर, हमारा बॉडी ग्रोथ, हम क्या सोच रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम गुस्सा हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो कुछ भी है, किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हार्मोन पे। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो हमें डिफरेंट बनाते हैं। मीन्स अगर कोई लड़का है तो किसी न किसी हार्मोन की वजह से, कोई लड़की है हार्मोन की वजह से, कोई थर्ड जेंडर चला जाता है वो भी होता है क्या, हार्मोन की वजह से। एंजाइम क्या हुआ, तो हम कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, हम कुछ भी खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है एंजाइम की वजह से। और मिक्स ग्लैंड क्या हो गया, तो पहले तो आ जाओ, मिक्स ग्लैंड में आपका एक ही होगा, ये क्या हो जाएगा, अग्नाशय, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पैनक्रियाज। क्या कहा जाता है, पैनक्रियाज। अग्नाशय आपका मिक्स ग्लैंड है, इससे हार्मोन भी निकलेगा और निकलेगा आपका एंजाइम। हार्मोन दिखेगा तो हम लोग जानते हैं कि हार्मोन क्या होता है, हमारे शरीर को, हमारे नेचर को ये नियंत्रित करता है। एंजाइम क्या करता है, ये खाना पचाने का काम करता है। जैसे हम कुछ भी खाए तो खाना कैसे पच जाता है, तो एंजाइम की वजह से पच जाता है। यहाँ पे आइएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका यकृत, ठीक है। और यकृत से क्या निकलता है, तो ये निकलता है एंजाइम जो खाना पचाने का काम करता है। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर, ठीक है। लीवर किधर साइड होता है, तो पेट के दाहिनी ओर, पेट के राइट साइड, ठीक है। इसमें विटामिन ए स्टोर होता है, विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो विटामिन ए जो है आपका कहाँ, ये आपका यकृत या फिर लीवर में ही स्टोर होता है। यकृत, अगर आपका यकृत, आप किसी को, आप ना अपने यकृत किसी को डोनेट भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा पार्ट डोनेट करोगे, बाद में वो क्या होगा, फिर से जल्दी बन जाएगा। मतलब सेल डिवीजन का प्रक्रिया जो होता है यकृत में, लीवर में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पे और भी देखो, अब कुछ कुछ हार्मोन के बारे में आया है तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये इसमें किस में आ जाएगा, तो हार्मोन वाले में आ जाएगा। एक सेशन ले लेंगे इसका भी। और देखना एक्सोक्राइन, इससे क्या बहेगा, तो इससे बहेगा आपका एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यकृत के बारे में एक चीज और याद रखना कि पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो ये होता है आपका, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्लैंड, तो ये हो जाएगा आपका यकृत। और इसके बारे में देखिएगा तो इसमें नली, ठीक है, नली कहो या फिर समझने के लिए पाइप कहो या फिर समझने के लिए डक्ट कहो, इसमें जो होता है डक्ट नहीं होता है। मतलब इंडोक्राइन में जो होता है डक्ट नहीं होता है, ये ऐसे ही हमारे ब्लड में आके मिल जाता है। लेकिन एंजाइम जो होता है, इसको बहने के लिए डक्ट चाहिए होता है, पाइप चाहिए होता है, नली चाहिए होता है, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है। चलो आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। व्हाट इज दर्शन, तो दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। आप लोग देखते हो कि फिलोसफर लोग अपना ज्ञान देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में बहुत सारा बुक पढ़े होते हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, अपना नजरिया होता है, बहुत सारे फॉलोअर्स का नजरिया होता है, और वो बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो चीज क्या हो गया, वो हो गया फिलॉसफी, और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, दर्शन। जो दर्शन शास्त्र देते हैं उन्हें कहा जाता है फिलोसफर। वही क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो देखिएगा जैसे आइएगा, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, तो गौतम हम लोग यहाँ पे सारा देखते हैं। सांख्य दर्शन ये किसने दिया था, तो ये दिया था कपिल, ठीक है, महर्षि कपिल मुनि ने, ठीक है। वहीं पे आना योग दर्शन, योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया, तो ये हो जाएगा पतंजलि, ठीक है। न्याय दर्शन, तो ये दिया गया था महर्षि गौतम के द्वारा, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन, तो ये दिया गया था उलुक कनाद या फिर कनाद, बस याद रखो, कनाद ऋषि के द्वारा क्या दिया गया, तो ये दिया गया था वैशेषिक दर्शन, कनाद ऋषि के द्वारा। यहाँ पे आंसर मिल गया हमें, देखना देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महर्षि गौतम द्वारा कौन सा दर्शन दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका न्याय दर्शन। एक चीज और देखेगा, पूर्व मीमांसा, ये दर्शन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका जैमिनी के द्वारा। वहीं बात करें उत्तर मीमांसा, इसका दर्शन किसके द्वारा दिया गया, तो ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका बादरायण के द्वारा। किसके द्वारा, बादरायण के द्वारा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, वेदांगों की कुल संख्या है। हम लोग जानते हैं कि वेद कितने हैं, तो यहाँ पे कुछ देख लेना। पहले चाहिएगा वेद कितने हैं, वेद हैं 4, ठीक है। वेदांग कितने हैं, वेदांग हैं कितने, 6, ठीक है। पुराण के बारे में देखिएगा, पुराण की संख्या कितना है, 18। उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या है 108, जिसमें से मुख्य रूप से कितना है, तो ये है आपका 13। संस्कारों की संख्या कितनी होती है, संस्कार की संख्या होती है 16, ठीक है। आश्रम की संख्या कितनी होती है, तो आश्रम की संख्या होती है कितना, 4 प्रकार का आश्रम होता है, जिसका चर्चा कहाँ किया गया है, किसमें,
तो जाबलो उपनिषद में। ठीक है, आप इतना फैक्ट को याद रखना। चलिए और देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो महाकाव्य की संख्या हो जाएगी कितना, 2। वेदांग, वेदांग को तोड़ो, वेद जोड़ अंग, मतलब वेद का ही अंग। इट मीन्स कि अगर आप वेद पढ़ना चाहते हो तो आपके पास वेदांग का नॉलेज होना जरूरी है। अगर जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने का क्रैश कोर्स करोगे आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। आप तभी इंग्लिश बोल पाओगे जब आपका बेस सही है, या फिर अभी भी आप तभी इंग्लिश सीख सकते हो जब आपका बेसिक सही है, ग्रामर सही है, वोकेबुलरी सही है, ट्रांसलेशन सही है, तब। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इंग्लिश सीखने के लिए क्या होता है ना कि आपके पास आसपास का इन्वायरमेंट इंग्लिश वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 घंटा का इंग्लिश क्लास करके आए और घर में फिर आप यही लैंग्वेज बोल रहे हो। खैर इसको छोड़ो, यहाँ पे आएगा तो वेद, वेद को पढ़ने के लिए वेदांग पढ़ना जरूरी होता था। जैसे ही आपके पास वेदांग का नॉलेज हुआ आप कैपेबल हो गए क्या, वेद को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6। अब देखना कि वेदांग में भी कौन कौन होता है, तो यहाँ पे आइएगा, देखिएगा सबसे पहले आइएगा निरुक्त, निरुक्त, छंद, व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष। देखिएगा क्या क्या हो जाएगा वेदांग में, तो ये हो गया आपका निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, शिक्षा, और हो जाएगा आपका कल। ये हो गया आपका 6 का 6 वेदांग। और क्वेश्चन आ जाता है 3 ऑप्शन सही देगा, 1 ऑप्शन गलत देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा वेदांग का अंग नहीं है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, भारत में अनुशासित अधिकतम शोर कितना है। अब देखो यहाँ पे सारा में डेसिबल 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 डेसिबल। व्हाट इज डेसिबल, तो डेसिबल क्या होता है ना, ध्वनि को मापने का इकाई, मतलब बताया जाता है। जैसे हम लोग दूध मापे 1 लीटर, चावल मापे 1 किलो, तो वैसे ध्वनि मापा जाता है आपका डेसिबल। यहाँ पे आना तो अनुशासित अधिकतम शोर, देखो यहाँ पे क्या किया ना कि ऑप्शन 75 भी दे दिया, 85 भी दे दिया, लमसम में रहता है, मतलब 75 या 85 के लगभग में। यहाँ पे आप आंसर लगाना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 75। भारत में अधिकतम शोर कितना होना चाहिए, तो 75 डेसिबल से ज्यादा पहुंचना हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। देखो अगर बात करें हमारे हार्टबीट में, ठीक है, हमारा हार्टबीट जो होते रहता है एनी टाइम, इसका शोर कितना होता है, तो इसका शोर होता है 10 डेसिबल। जब हम किसी को फुसफुसाते हैं, मतलब जो आदमी धीरे से बोलता है फुसफुसाहट में, उसमें कितना शोर होता है, उसमें होता है 20 डेसिबल। ओके, आगे आना। और क्या देख सकते हैं, तो जैसे देखो घड़ी, घड़ी जो चलता है इसका लगभग कितना शोर होता है, तो इसका कितना होता है, इसका होता है आपका 30 डेसिबल। और देखिएगा जैसे हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम लोग किसी से भी बातचीत कर रहे हैं तो ये हो जाता है आपका लगभग कितना, 60 डेसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि नॉर्मली बातचीत में जो होता है कितना डेसिबल बात होता है, तो ये होता है 60 डेसिबल। एवरेज निकाला गया, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। और देखना अस्पताल, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल के आसपास लगभग कितना डेसिबल शोर सही है, उससे ज्यादा होना खराब हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 75 डेसिबल। वहीं पे आना 150 से लेकर के 160 डेसिबल तक, ये हमारे लिए प्राण घातक हो जाता है। क्या हो जाता है, प्राण घातक। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। देखना, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त हुआ। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, 22, जिसमें से 14 भाषा पहले से था और आपका 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। हम लोग यहाँ पे पूरा फुल डिटेल से देख लेते हैं। जैसे देखिएगा आपका पहले से कितना भाषा था, 14, ठीक है, बाद में कितना जोड़ा गया, तो बाद में जोड़ा गया था कितना, 8। कैसे कैसे जोड़ा गया, तो आइएगा देखिएगा। सबसे पहले हुआ 21वां संशोधन 1967 में, किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। ठीक है, तो देखो एक बढ़ा इसमें, आगे आइएगा। उसके बाद हुआ 71वां संशोधन 1992 में, ठीक है, किस भाषा को जोड़ा गया, तो जोड़ा गया आपका नेपाली को, मणिपुरी को, नेपाली, मणिपुरी, और हो जाएगा आपका कोकनी, 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया। उसके बाद फिर देखिएगा 52वां संशोधन 92 नंबर का संशोधन 2003 में किया गया और इसमें जोड़ा गया आपका बोडो को, डोगरी को, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और आपका संथाली, इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 2003 में। और 52वां संशोधन देखो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 1 8 8 और 14 कितना हो गया, 22। ठीक है, तो आप इतना याद रखना। अब आते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा किस भाषा को बात कर रहा है, मैथिली को। मैथिली को कब जोड़ा गया, तो 92 नंबर का संशोधन, और कब, तो 2003 में। हमारे 8वीं अनुसूची में टोटल कितना भाषा है, 22 भाषा। पहले कितना था, 14, बाद में जोड़ा गया 8, अभी कितना हो गया, 22। क्या इसमें इंग्लिश है, तो जी नहीं, इंग्लिश तो इसमें नहीं है। क्या विदेशी लैंग्वेज है, तो जी हाँ, कौन सा, तो नेपाली इसमें है। ठीक है, चलो आते हैं आगे।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन से जिले हैं? पहले तो आ जाओ कि कौन से किस राज्य के जिले हैं। तो ये सारे जो हम लोग ऑप्शन दिख रहा है ये हैं बिहार के जिले। बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। 38 नंबर का कौन बना है? तो मतलब लास्ट वाला कौन है? तो ये है आपका अरवल। कौन है? अरवल। किससे अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है जहानाबाद से। कब अलग हुआ? तो 2001 में। और पता नहीं बाढ़ को जिला बनाने का कब से बात चल रहा है। यहाँ पे आना तो बात हो रहा है पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कौन से जिले हैं। तो देखना ये हो जाएगा आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 कहाँ पे आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका बी में। 1, 3 और 4 जो है आपके वेस्ट बंगाल से सीमा लगाता है। बात करें बिहार के बारे में तो देखिएगा बिहार का जो जिला है ये 3 राज्य और एक देश से सीमा लगाता है। ठीक है, ये देश में कौन हो जाएगा? तो देश में हो जाएगा आपका कौन सा? देश में होगा आपका नेपाल। वही राज्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल हम लोग यहीं पे देख लिए। और कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूपी। और कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? झारखंड। झारखंड से बिहार का कितना जिला सीमा लगाता है? ये हो जाएगा 8। यूपी से बिहार का कितना जिला सीमा लगाता है? तो ये हो जाएगा 7। और वेस्ट बंगाल से कितना लगाता है? तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से पुरस्कृत भारतीय हैं। ऑर्डर ऑफ लेनिन, तो पहले तो आना कि ये जो अवार्ड है किस देश का है? ये है सोवियत संघ का। ठीक है, सोवियत संघ का। ठीक है, यहाँ पे देखो क्यों ये अवार्ड दिया गया था? तो पहले भारतीय को दिया गया था जो अंतरिक्ष में गए थे। कौन गए थे पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे? तो ये गए थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और यहाँ पे देखना जैसे ये इनका कभी यान पूछ लेता है कि किस यान से गए थे, किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो ये हो जाएगा सोयूज T11। ठीक है, सोयूज T11 द्वारा ये गए थे। और क्या देख सकते हैं पूरे दुनिया में विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति, विश्व में सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यूरी गागरिन। और देख सकते हैं तो देखना यहाँ पे कल्पना चावला। ठीक है, यहाँ पे टिक नहीं लगाना। यहाँ पे कल्पना चावला के बारे में देखना तो पहली महिला जो थी तो भारतीय मूल की लेकिन अमेरिकी थी। भारतीय मूल की अमेरिकी पहली महिला जो कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये सही सलामत नहीं आ पाई थी, इनकी डेथ हो गई थी। सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो सर्वाधिक दिन तक 127 डेज सर्वाधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। लेकिन अभी फिलहाल में क्रिस्टीना कोच क्या की है? इनके क्या कह सकते हैं रिकॉर्ड को तोड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख सकते हैं तो देखना ये जो आपके राकेश शर्मा थे, ठीक है, इनको अशोक चक्र भी मिला था, अशोक चक्र। और एक काम आप लोग का रहा कि आप ना कमेंट करके बताना कि राकेश शर्मा जी पहले भारतीय जो राकेश शर्मा रहे थे वो अंतरिक्ष में किस ईयर में गए थे। आगे आना क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? और इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारा आ जाता है कि भारत की आजादी के समय कौन था, ये स्वतंत्रता के समय कौन था, 1857 की क्रांति के समय कौन था। यहाँ पे आपका बात किया प्रथम विश्व युद्ध का। चलो यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1939 से 1945 के बीच। ठीक है, पहले वाले में आइएगा तो पहला वाला जो हुआ था इसमें टोटल कितने देश ने भाग लिया था? 37 देश ने। कितने पार्ट में बटा हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और आपका धुरी राष्ट्र। जीता कौन था? तो जीता था नो डाउट आपका मित्र राष्ट्र ही, यही आपका विनर रहा था, यही आपका जीता था। इसमें कौन कौन था? तो देखो ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन था आपका, और क्या था? तो देखिएगा जितना भी पावरफुल कंट्री आप देख सकते हो जैसे यूएसए था, ठीक है, और कौन था आपका? रशिया था, सब इसी में था। और उधर अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया हंगरी सब इधर ही था, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 के बीच रहा था। क्या भारत था? तो जी हाँ भारत था, बट भारत
सॉवर्निटी के रूप में नहीं था। भारत कैसा था, ये गुलाम के रूप में था, ब्रिटेन के साथ था, ब्रिटेन के कारण ही ये लड़ रहा था इनडायरेक्टली। अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, जैसे और भी क्या देख सकते हैं, 1914 से 1918 के बीच ये युद्ध हुआ था, 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे इसमें कौन कौन था, तो ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, इसमें ऑस्ट्रिया हम लोग जानते हैं, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के वजह से ही आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था। जर्मनी भी इसी में आ जाएगा, जर्मनी तो बहुत ही मतलब मेन रोल प्ले किया था आपका वर्ल्ड वॉर में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कब, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल इफोर्ट के साथ खत्म हुआ। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।